हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट। उस पार्ट में जो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज होगा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 7। मतलब आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को क्या रहता है, डाउट रहता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लॉजिक है, क्वेश्चन नंबर 5 का लॉजिक जो है कि आपको बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉस्पिटल इज रिटन एज दिस एंड ट्रेनी इज रिटन एज दिस। तो क्या ऐसा लॉजिक चल रहा है कि हॉस्पिटल का कोड ये आया है। तो किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का कोड दिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास यहाँ दे रखे हैं 8। तो 8 का जो लॉजिक होता है या तो 2-2 का होता है या तो 4-4 का होता है मेनली। लेकिन इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक लग रहा है 3-2-3 का लॉजिक। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको इसे डिवाइड करना है इक्वल इक्वल इस तरीके से। ठीक है, H का रिलेशन Q से, S का रिलेशन F से, O का रिलेशन J से। लेकिन अगर आप देखें H से लेके Q तक अगर हमें जाना है तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो क्या हो रहा है कि आप इन सभी के हॉस्पिटल के जो लेटर्स हमें दे रखे हैं, इन सभी लेटर्स के आप लोग ऑपोजिट लिख लीजिए। जैसे अगर हम देखें H का ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, H का ऑपोजिट हो जाएगा S, O का ऑपोजिट L, S का ऑपोजिट अगेन क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, P का क्या हो जाएगा K, I का R, T, G, A, Z, L, O। यहाँ पर क्या हो गई, अपोजिट हो गए। अब इसका जो ये लॉजिक निकला है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप देखें S की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 90 और Q की वैल्यू क्या होती है 17। कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। ऐसे ही L की वैल्यू कितनी होती है 12 और J की वैल्यू क्या होती है 10। यहाँ पर भी कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। H की वैल्यू होती है 8 और F की वैल्यू होती है 6। कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, हमारे पास -2 हो रहा है। सेम अगर हम देखें K से, ऑब्वियसली यहाँ पर भी यही लॉजिक है। K कितना होता है हमारे पास 11, J कितना होता है 10। यहाँ पे क्या हो रहा है -1। R कितना होता है 18 और Q कितना होता है 17। यहाँ पर भी क्या हो रहा है -1। सेम यहाँ G कितना होगा हमारे पास 7, Z कितना हो जाएगा 26 और O हमारे पास कितना हो जाएगा 15। अब अगर आप देखें ऐसे कनेक्ट कर कर, G कितना हो गया 7, I कितना हो गया हमारे पास 9, तो यहाँ पे कितना हो रहा है +2 हो रहा है। Z कितना हो गया 26। तो जब Z में आप +2 करते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है B। जैसे Z A B, यहाँ पे कितना ऐड किया हमने, 2 ऐड कर दिया। ठीक है, O कितना होता है 15, Q कितना होता है 17। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा। लॉजिक में क्या हो रहा है -2 3 टाइम्स, -1 2 टाइम्स, +2 3 टाइम्स। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग में इस लॉजिक को फाइंड करेंगे, ट्रेनिंग में अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इसमें लगा लीजिएगा लॉजिक। आंसर आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो यहाँ पर आई थिंक ट्रेनी नहीं है, यहाँ पर है पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हमें कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हमें दे रखे हैं 7। हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स कितने होने चाहिए थे 8। तो जो लॉजिक हम लोग को लगाना है वो लगाना है PATIENTS। यहाँ पे कितने लेटर्स हैं हमारे पास 8। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लॉजिक इसमें भी लग जाता है लेकिन आपका आंसर क्या लग जाता है यहाँ पर, नन ऑफ दीज। आप यहाँ पर 3 1 3 में इसको क्या कर लेते, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते।
लेकिन यहाँ पर आप लोग किसका निकालें, पेशेंस का। तो आपको लॉजिक एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली लॉजिक क्या है। लॉजिक हमारा चल रहा है -2 -1 +2, ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम है और ये कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक निकाल लीजिएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था, राहुल का कोड हमें दे रखा है और हमें फाइंड कर, मोहन का कोड भी हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है राजीव का कोड। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक वर्ड के साथ एक डायरेक्ट नंबर हमें दे रखा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं या तो इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू ऐड हो रखी होती है या फिर इन लेटर्स के ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू ऐड हो रखी होती है। जैसे कि आर कितना हो गया, 18, ए हो गया 1, एच हो गया 8, यू हो गया 21 और एल हो गया 12। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 60। सेम यही कॉन्सेप्ट हम किसके साथ लगाएंगे, मोहन के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 13 + 15 + 8 + 1 + 14। कितना लॉजिक निकल के आएगा, 51 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, राजीव। राजीव के लिए अगर हम करेंगे तो 18 + 1 + 10 + 5 + 5 + 22। ठीक है, इन सभी को जब आप लोग ऐड कर लेंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद जो लॉजिक, जो आंसर आपके पास आएगा वो 61। तो आंसर क्या हो गया, 61। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, लेटर्स की पोजीशन वैल्यूज का सम। ठीक है, सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज। यहाँ पर और क्या लॉजिक लग सकता था कि अगर सेम लेटर की प्लेस वैल्यू आप लोगों को नहीं मिल रही है, आपने सब ऐड करके देख लिया, आपके पास ये आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इन लेटर्स के ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई, जेड, ये इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा, ये अलग से बता रहे हैं। ठीक है, आप लेटर्स के ऑपोजिट लिखिए और उनकी प्लेस वैल्यू का भी सम करके देख लीजिए, या तो आंसर आएगा। दो ही तरीके होते हैं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो लेटर का ऑपोजिट हो रहा होगा या तो लेटर के ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू का सम हो रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें विनीत का कोड दे रखा है, कुमार का कोड दे रखा है, आपको किसका कोड निकालना है, फ्रेंड्स का कोड निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि विनीत का जो कोड हमें दिया है वो दिया है 49490। सेम यही कुमार का कोड अगर हम देखें तो ये हमें दिया है 12318 और हमें फाइंड किसका कोड करना है, फ्रेंड्स का कोड हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देखिए, हमने बताया था कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग को क्या करना है, इनका प्लेस वैल्यूज लिखना है। तो v कितना हो गया, 22, I9, N14, I9, T20। ठीक है, K11, U21, 13, 1 और 18, ये इनकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें 22 से 4 मिल रहा है तो आप कहेंगे कि 22 से 4 ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो सेम वही 9 में हो रहा है और बिना देखे आप यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। f कितना होता है, 6, 18, 9, 5, 14, 4 और 19। अगर यहाँ पे ये हम लॉजिक लगा रहे हैं तो ये प्लस वाला जो लॉजिक है वो सब में लगना चाहिए, सारे लेटर्स में लगना चाहिए, लेकिन ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ किस में लग रहा है, v में लग रहा है। अगर आप देखें n कितना दिया है हमें 14, क्या 1 और 4 ऐड करके हमारे पास 4 आएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो ये नहीं लग रहा है, वो लग रहा है 2 × 2 = 4, 1 × 4 = 4। अगर आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही है, 1 4 जा 4, 9 ऐसे ही है, 2 0 जा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम यही 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 एज इट इज, 1 8 जा 8। सेम यहाँ जब लॉजिक होगा तो यहाँ पे 6 तो रहेगा ही, 1 8 जा कितना हो जाएगा 8, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 4 जा 4, फिर 4 एज इट इज, 9 1 जा 9। ये हमारा आंसर होगा और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए होमवर्क के, कि हमें होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिया गया था। ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। यहाँ पर प्लेस वैल्यूज को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि प्लेस वैल्यू 3 तरीके से हो सकती हैं, या तो उनका सम हो रहा होगा, या उनका डिफरेंस लिया जाएगा, या उनका क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया
होमवर्क का सोल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से रिलेटेड। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में 5 मार्क का क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूरी तरीके से आने के चांसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिक हम ऑलरेडी एक पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं इसी का। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स को क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। कॉमन लेके आपको यहाँ पर उसको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोग नहीं करेंगे वो ये कि सारे लेटर्स के कोड आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे फाइंड करेंगे वो कोड जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे किसका कोड पूछा गया, सिक्योरिटी का कोड पूछा गया। तो आपका काम सबसे पहले बनता है कि आप सिक्योरिटी ढूंढें कि इस पूरी कोडिंग में सिक्योरिटी आपको कहाँ दिया गया है। पूरी कोडिंग में जहाँ पर आपको सिक्योरिटी दिया गया है उससे रिलेटेड कोड्स आपको फाइंड करने हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे सिक्योरिटी सिर्फ हमें कहाँ दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है। अगर फर्स्ट में अकेला सिक्योरिटी दिया गया है तो इसका कोड भी हमें यहाँ पर क्या दिया गया होगा, अकेला दिया गया होगा, क्योंकि मेक सिक्योरिटी इन थीम लिस्ट का जो कोड इसने दिया है वो दिया है GOTI TEST SUNIC। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ मेक्स फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर वाला इसका कोड होगा, सिक्योरिटी सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर वाला कोड होगा, थर्ड इन है तो टिस इसका कोड हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपको कोड मिलेंगे। ये चीज़ आप कभी नहीं करेंगे कि यहाँ पे जिस लेटर की पोजीशन जो है उसी लेटर को आप उठा के कोड कर देंगे, क्योंकि ये सारी कोडिंग जो होती है ये कोडिंग आपकी होती है जम्बल्ड फॉर्म में। यहाँ पे जो कोडिंग आपको दी गई है वो जम्बल्ड फॉर्म में दी गई है। अब किस तरीके से फाइंड करना है, देखो सिक्योरिटी हमें यहाँ कहाँ दिया है, सेकंड नंबर पे और कहीं नहीं है। अब आप चेक करो कौन सा कोड ऐसा है जो हमें अकेला दे रखा है। अगर हम बात करें तो जो हमें कहीं नहीं दिया, तो मे बी पॉसिबल कि सिक्योरिटी का कोड क्या हो सकता है, सिक्योरिटी का कोड मे बी पॉसिबल जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी जो नहीं दिया। अब बचता है TI, तो TI यहाँ पर दिया है। अब देखो जैसे ही आप लोग इसको देख रहे हो TI, तो आपको तुरंत इधर देखना है कि कौन सा वर्ड ऐसा कॉमन है यहाँ पर कि TI उसका कोड हो जाएगा, है ना। या तो आप इसके साथ के साथ करते रहो या फिर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। तो TI हमें यहाँ दे रखा है, ये कोड नहीं हो सकता। TIS हमें यहाँ दे रखा है थर्ड में, ये कोड नहीं हो सकता। SU हमें कहीं नहीं दिया इसके अलावा, तो मे भी पॉसिबल कि SU भी इसका कोड हो सकता है। और NIC हमें लास्ट में दिया है, NIC भी कोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिक्योरिटी के जो कोड आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, या तो वो JO होगा या तो वो क्या होगा SU, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर जो हम मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये तो था सिर्फ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन एक तरीका क्या है कि जैसे ही आपने देखा कि सिक्योरिटी का कोड कहीं नहीं दिया, तो चेक करो जो ये TI है ये किसका कोड निकल के आ सकता है, क्योंकि इस लाइन में फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिर्फ TI कॉमन है। तो जो दूसरा वर्ड निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, मेक। तो आप इसको अपना रफली एग्जाम में लिख लो कि मेक का जो कोड है वो डेफिनेटली क्या होगा, TI होगा। सेम वही हम टेस्ट का भी देख सकते हैं, TIS यहाँ है, TIS यहाँ है, और तो कोई कोड को कॉमन नहीं है इन दोनों लाइन में। तो अब चेक करो कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में आ रहा है। फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन लिस्ट आ रहा है, और तो कोई वर्ड नहीं आ रहा। तो हमें पता चल गया कि लिस्ट का जो कोड हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, टिस आएगा। SU तो हमारा डाउटफुल था। अब था NIC हमारा किस में दिया है, फर्स्ट में दिया है, और NIC किस में दिया है, लास्ट में दिया है। क्या इन दोनों लाइन में कोई और कोड कॉमन है, नहीं। तो आप चेक करो इन दोनों लाइन में क्या वर्ड ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। जो वर्ड कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, थीम। तो यहाँ पर जो थीम का कोड हमने निकाला है वो कोड निकल के आया है NIC। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही, एक क्वेश्चन के साथ ही कई सारे कोड हम एग्जाम में क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोड हम डेफिनेटली क्या लगा देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि JO भी हो सकता है और SU भी हो सकता है। ठीक है, इन केस अगर CND की जगह उसने ऑप्शन आपको दिया होता आइदर JO और SU, तो आप CND मार्क नहीं करते, आप डायरेक्टली ये आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ZA का कोड। व्हाट डज ZA स्टैंड्स फॉर, मतलब ZA का कोड हमारे पास क्या होगा। अब अगर आप देखो ZA आपको कहाँ दिया है, इन चारों लाइंस में ZA सिर्फ एक जगह दिया है, वो दिया है थर्ड में। क्या इसके अलावा और कहीं ZA दिया है, नहीं।
तो इसका मतलब ये है कि ZA अगर अकेला है तो उसका वर्ड भी यहाँ पर क्या होगा, अकेला होगा। तो आप चेक करो, ओल्ड तो आपको ऊपर दिया है, लिस्ट भी आपको ऊपर दिया है, विद आपको कहीं नहीं दिया यहाँ पर, और करेक्शन भी आपको कहीं नहीं दिया। तो मे बी पॉसिबल कि ZA का जो कोड होगा वो विद भी हो सकता है और करेक्शन भी हो सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड ZA का कोड हो सकता है, क्योंकि ना तो विद कहीं दे रखा है हमें चारों लाइंस में, ना ही करेक्शन। तो इसका आंसर क्या मार्क कर देंगे हम, आइदर विद और करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है विच इज द कोड फॉर इंडिया कर्व्स लिस्ट। ठीक है, तो इंडिया कर्व्स लिस्ट का हमें कोड निकालना है। तो आप चेक करो, इंडिया आपको कहाँ दिया है, इंडिया हमें यहाँ दिया है, क्या इसके अलावा और कहीं इंडिया दे रखा है, नहीं। तो मतलब इंडिया का कोड डेफिनेटली क्या होगा, अकेला होगा। ठीक है, तो आप चेक करो, इंडिया के लिए अगर हम DI की बात करें तो DI तो नीचे दिया है, DI तो कोड नहीं हो सकता। अगर आप साथ के साथ देखते भी चले तो DI हम किसका कोड निकाल सकते हैं, ओल्ड का कोड निकाल सकते हैं ना। तो हम इसे भी लिख लेते हैं रफली कि ओल्ड का जो कोड हमारे पास निकल के आएगा वो डाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड हो गया। इंडिया के कोड के लिए हमें क्या चाहिए, MIN अगर चेक करो तो यहाँ कहीं नहीं दिया, तो मे बी पॉसिबल MIN हो सकता है। टिप की अगर हम बात करें तो टिप यहाँ दिया है, टिप यहाँ दिया है, दोनों लाइन में टिप दे रखा है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी क्या, कि टिप किसका कोड निकलेगा, रेजाइम का। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ये इसका कोड हो गया टिप का। देखो एक ही क्वेश्चन में कई सारे लेटर्स के कोड आपको निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखें TI तो ऊपर दिया है, तो TI तो कोड हो नहीं सकता। तो TI जो कोड हम लोगों ने निकाला है वो कोड किसका निकाला था, हम लास्ट में भी कर चुके थे कि TI जो कोड यहाँ पर निकल के आया है वो निकल के आया है किसका, मेक का। मेक का कोड क्या निकल के आया कि TI। तो इंडिया का सिर्फ एक ही कोड बचा, मिन। इंडिया का कोड क्या बचा, मिन। तो अब यहाँ पे इंडिया का कोड चलो हमने लिख लिया, क्या हो गया, मिन। अब कर्व्स पे आओ, कर्व्स हमें कहाँ दिया है, लास्ट लाइन में दिया है। कर्व्स के साथ हमें किसका चाहिए, लिस्ट का भी चाहिए। तो लिस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ पर देखो टिस, लिस्ट हमने निकाल लिया है क्या, टिस। तो लिस्ट का कोड हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, टिस। अब कर्व्स के लिए अगर हम बात करें तो कर्व्स हमें सिर्फ यहाँ दिया है 4th लाइन में, और तो कहीं नहीं दिया। तो चेक करो, टिप ऑलरेडी हो चुका है किसी का कोड, BA क्या किसी का कोड था, नहीं। और NIC ऊपर हो चुका, तो हमारे पास जो कर्व्स का कोड निकल के आया वो निकल के आया BA। तो मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, MIN BA टिस। तो MIN BA टिस ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। अब इसमें ये सोचना कि यहाँ पर BA पहले नंबर पे दिया है, MIN जो है वो सेकेंड नंबर पे दिया है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कोडिंग है वो जंबल हो सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिसकी पोजीशन जो है वही रहे हमेशा ऑप्शन में। बस बात ये है कि ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो आंसर इसका हुआ वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो कोड आपको निकालना है वो निकालना है टिस, DA और टिप का। तो टिस का कोड भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कि टिस का कोड हमारा क्या निकल के आया था यहाँ पर, लिस्ट। टिस जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, लिस्ट। तो साथ के साथ हम लोग लिख लेते हैं इसको कि जो लिस्ट का कोड हमारे पास निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, टिस। देन DA पूरी कोडिंग में कहीं नहीं दिया, कंफ्यूज मत होना कि ये BA है, ये ध्यान रखना ये BA है और हमसे पूछा क्या है, DA। नेक्स्ट था टिप का कोड भी हम लोग आई थिंक फाइंड कर चुके थे कि टिप जो है वो यहाँ दोनों में दिया है, और यहाँ दोनों में वर्ड जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, रिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा था क्या, रिजाइन। तो इसका जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास, टिप। अब टिस और टिप तो आएगा ही आएगा। अब जो DA है वो किसका कोड है, ऐसा कुछ यहाँ पर तो कंफर्म नहीं हो रहा है। तो आप चेक करो ऑप्शन में लिस्ट और रिजाइन तो होना ही चाहिए। तो लिस्ट रिजाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ओल्ड भी दिया है। ओल्ड आंसर नहीं होगा क्योंकि DA का कोड कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो इस पूरी कोडिंग में गिवन
ना हो। तो नेक्स्ट आप चेक करो, रिजाइम लिस्ट है अराइज, क्या ऊपर कहीं अराइज दे रखा है? नहीं, ऊपर अराइज नहीं दे रखा, तो मे बी पॉसिबल जो अराइज है उसका कोड क्या होगा? डी है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी वर्ड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऊपर दी गई कोडिंग में गिवन नहीं है, तो उसका आंसर वो वर्ड होता है जो यहाँ पर गिवन ना हो। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज ना देके कैन नॉट बी डिटरमाइन देता, तो आप इस ऑप्शन को मार्क कर सकते थे, क्योंकि आपको नहीं पता कि डी ए एग्जैक्टली में किसका कोड है। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको जाएगी? कैन नॉट बी डिटरमाइन को जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी इन ओल्ड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड दे रखे हैं वो वर्ड अलग दे रखे हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ऊपर कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी का यूज नहीं हुआ, तो मतलब जो ट्रांसपेरेंसी का कोड होगा वो यहाँ पर गिवन नहीं होना चाहिए। सेम वही बात है इनके साथ, तो इनका कोड हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे कि इनमें और किस में? सिक्योरिटी में कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी में और इन में आइदर और की कंडीशन लग रही थी, तो यहाँ पर जो इन और सिक्योरिटी का जो कोड हमारा डाउटफुल निकल के आया था, वो कोड या तो जेओ हो सकता था या तो क्या हो सकता था? एसयू हो सकता था। चलिए ओल्ड की बात करें तो ओल्ड का कोड भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था कि ओल्ड यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, दोनों में कॉमन कोड क्या आ रहा था? हमारे पास डाई आ रहा था। तो ओल्ड का कोड भी हमें पता चल गया कि ओल्ड का कोड क्या होना चाहिए? डाई होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी का कोड हमें नहीं पता, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी कोड होगा ट्रांसपेरेंसी का हमें नहीं पता वो, लेकिन इनकी जगह हम जेओ भी रख सकते हैं, ओल्ड की जगह हम डाई रख सकते हैं और सिक्योरिटी की जगह हम एसयू रख सकते हैं। यहाँ हमने ये डेफिनेटली इसलिए रख दिया है क्योंकि सिक्योरिटी और इन दोनों ही प्रेजेंट हैं जेओ और एसयू में, है ना। तो यहाँ पे कोई भी कोड इसका भी हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है, बस बात इतनी है कि जेओ और एसयू प्रेजेंट होना चाहिए। अब आ जाओ ट्रांसपेरेंसी पे, तो ऑप्शन चेक करो कि ये तीनों तो डेफिनेटली होने ही चाहिए, जेओ, डाई और एसयू तो होना ही चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, डाई है, जेओ है, एसयू नहीं है, दूसरा भी नहीं हो सकता, डाई है, जेओ है, एसयू है और साथ में क्या दे रखा है? एनआईसी दे रखा है। तो एनआईसी ट्रांसपेरेंसी का कोड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एनआईसी तो हमें ऊपर कोडिंग में गिवन है, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर देखो तो जेओ भी है, डाई भी है, एसयू भी है, बचता है मैक। मैक हमें ऊपर की कोडिंग में कहीं नहीं दिया, इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि मैक किसका कोड है ऐसा हमें यहाँ पर नहीं दिया, तो हम इसको कंसिडर करेंगे किसका कोड? ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हमारी हो गई वो कौन सी कोडिंग हो गई? सब्सटीट्यूशनल कोडिंग हो गई, और आरआरबी में इसके आने के चांसेस पूरे हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं आप लोग के। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ कि आरआरबी के लिए आप लोगों को किस किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो जो टॉपिक आपके होंगे जिन पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, वो टॉपिक आप लोगों के होंगे, नोट कर लीजिएगा क्या क्या टॉपिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा तैयार करना है। फर्स्ट टॉपिक तो यही हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है वो आपका हो गया साइलोगिज्म। थर्ड टॉपिक आपका क्या हो गया? इनइक्वालिटी। इन सभी को क्यों करना है तैयार? क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 40 क्वेश्चंस में वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को क्या करेगा? कवर करेगा। नेक्स्ट जो आपका डेफिनेटली आने वाला है वो आने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, और जो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा वो आएगा पजल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग से। और एक जो आप लोगों को अल्फाबेटिकल एंड मिसलीनियस सीरीज के क्वेश्चंस कराए थे। अल्फाबेटिकल मिसलीनियस सीरीज मतलब
अल्फाबेटिकल में 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपको कराया था और एक आपको कराया था मिक्स सीरीज का क्वेश्चन, तो मिक्स सीरीज के डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। और मिसलिनियस क्वेश्चन तो आएंगे ही, जिसमें हम लोग बात करते हैं पेयर बनाना, असेंडिंग ऑर्डर में रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को क्विजेज में कराए गए हैं। ठीक है, तो अगर नहीं आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्विज में आप लोग देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। मेनली जो फोकस आप लोगों को करना है इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। हाँ, कुछ के डाउट थे कि लॉजिकल, देखो लॉजिकल आपका प्री में नहीं आएगा, लॉजिकल जो है वो प्री में आपका कभी नहीं आता है। लॉजिकल का अगर कोई क्वेश्चन आपका आया तो वो आपका आएगा मेंस के एग्जाम में, जो आरआरबी का आपका मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपका भले ही आ सकता है लॉजिकल, लेकिन प्री में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी इन सभी चैप्टर से आपके बंचेस में क्वेश्चन आने वाला है, स्पेशली इन 2 चैप्टर्स तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से तो आपका डेफिनेटली बंच में क्वेश्चन आएगा। बाकी इन सभी से 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5 का आपका एवरेज रहेगा। मिसलीनियस के कम से कम भी तो नहीं 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, अगर ये सारे टॉपिक आप लोगों ने कर लिए तो आप स्कोर कर सकते हो 35 प्लस, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग की स्पीड अच्छी है तो आप स्कोर कर सकते हो 35 प्लस। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके किसके हो गए, आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क, या तो आरआरबी पीओ ले लो या फिर आप क्लर्क ले लो, उन सभी में ये टॉपिक्स आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्टली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसमें आप लोग डेली का क्विज अटेंड कर सकते हो। फेसबुक पेज फॉलो करो, जहाँ पे आपको अपडेट मिलती है कि कौन सा वीडियो आने वाला है क्या नहीं। यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो डेफिनेटली आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।